जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की सेकंड क्लास और हमारे टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी हम बात करेंगे ताज के शासन की, क्योंकि पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेके 1858 तक रहता है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज बारी है ताज के शासन की, जो कि 1858 से लेकर के 15 अगस्त 1947 जब आपका भारत स्वतंत्र होता है तब तक काम करता है। तो इसके बीच में कौन कौन से एक्ट लाए गए, क्या क्या सुधार किए गए, ठीक है, किस तरीके से प्रशासन चलाने का प्रयास किया गया, किन्हें कौन कौन से पदवियां दी गई, मतलब किसका प्रमोशन हुआ, किसका डिमोशन हुआ, सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1857 का जब विद्रोह हो जाता है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी का शासन था ना वो कौन ले लेता है, ब्रिटिश क्राउन ले लेती है, अर्थात ब्रिटिश ताज ले लेती है। तो ताज का शासन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है। और इस अधिनियम को भारत का शासन अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आपके जो 1858 वाला अधिनियम है उस पर भी हम भी बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है मोटा मोटा ये समझना है कि ताज का शासन की शुरुआत 1858 से 15 अगस्त 1947 तक चलती है। अब कौन कौन से एक्ट आते हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा पहले नंबर का आता है 1858। 18 गजा 8 गजब बन गया यार, ठीक है, चलो 8 बना ही देता हूं। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है बेटा? का भारत शासन अधिनियम ये आया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया 1857 का जब विद्रोह हुआ तो जो कंपनी के हाथ में शासन था ना वो पूरी बागडोर किसने ले ली? ताज ने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ले ली और इनके द्वारा ही शासन चलाया जाने लगा। कंपनी का हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त हो गया। तो अब उसी के कड़ी में आगे बढ़ेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, इसके बारे में जानेंगे। ये कब आया? तो 1857 के विद्रोह के बाद में भैया ये आ गया। ओके, 1857 वाले को किस नाम से जाना जाता है? बहुत पूछा जाता है। सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जो एक्ट था अभी मैंने आपको बताया भी था, भारत का शासन, नाम ही है भारत शासन अधिनियम, मतलब भारत का शासन। तो भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ठीक है, अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। किसे अधिनियम कहा जाता है? ये आपके 1858 के भारत शासन अधिनियम को। क्यों ऐसा कहा जाता है भैया? क्या कर दिया इस अधिनियम में? तो अभी मैं आपको सब बता देता हूं, ठीक है बेटा। इस अधिनियम के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसको क्या किया गया? फिनिश कर दिया गया। मतलब क्या किया इसने? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया खात्मा। क्या हो गया? खात्मा। नहीं भटकेगी आत्मा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया खात्मा, ठीक है, खात्मा कर दिया। गवर्नर और राजस्व संबंधित जो शक्तियां थी वो कहां चली गई? अब जब इसका काम ही खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो गया, तो सारी की सारी जो गवर्नर वाला काम था, जो राजस्व वाला है ना, माल पानी वाला काम था, वो सारा का सारा कहां चला गया? ब्रिटिश ताज के पास चला गया। मतलब ताज के पास चला गया। इस अधिनियम में ये भी किया गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसकी विशेषताएं क्या रही हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो ये तो इसकी बात थी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी, लेकिन अब विशेषताओं में आएंगे। और क्या क्या किया भाई, क्या बड़े बड़े कांड कर दिए इसने, इस एक्ट ने। तो पहले नंबर वाला, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? भारत का जो शासन है ना वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। मतलब लो, अब जो शासन था ना वो सीधे कौन चलाएगी? महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के हाथ में क्या चला गया? शासन की बागडोर चली गई। शासन की बागडोर गई, है ना ठाकुर, तू तो गयो, मतलब बागडोर तो पूरी गई। किसके हाथ में? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या किया गया? तो उसे वायसराय बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया इसमें? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया, ठीक है। इसे बदल दिया गया, मतलब पद नाम बदल दिया गया। कहने का मतलब ये है
और एक तरीके से ये कौन था, ये व्यक्ति जो था वायसराय, ये जो था ना, ये सीधे सीधे किसके प्रति जवाबदेह था, ये सीधे सीधे ताज के प्रति जिम्मेदार था। जो कुछ एक्टिविटी होगी सीधी सूचना ताज को जाएगी, ब्रिटिश ताज को जाएगी, ये काम इसका था। ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, एक प्रश्न और बन सकता है कि अगर गवर्नर जनरल को हटा दिया गया है और उसकी जगह में वायसराय बना दिया गया है, तो पहला कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। कौन बनता है बेटा, लॉर्ड कैनिंग को ये पद मिला था पहले पहले नंबर वाला। ठीक, ये भी समझ गए। दूसरी बात इस एक्ट की क्या थी कि भारत में जो द्वैत शासन प्रणाली थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति। ठीक, द्वैत शासन प्रणाली की खात्मा, इसका भी खात्मा, शुरुआत ही में खात्मा था तो अब भी खात्मा ही है, इसका भी खात्मा मतलब समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया और कुछ, तो बेटा इस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। मतलब भारत में अब कौन बनेगा, तो राज्य सचिव बनेगा। थोड़ा मिटाता हूं, ठीक है, 2 पॉइंट तो आप समझ गए क्या क्या किया गया, विशेषताओं पर चल रहे हैं। तो एक जो राज्य सचिव का पद था ना, राज्य सचिव का पद जो है सृजित किया गया, मतलब अब राज्य सचिव बनाया जाएगा, कहने का मतलब ये है। और जो राज्य सचिव बनेगा वो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति भी रखेगा। ठीक है, और जो भी व्यक्ति सचिव बनेगा वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। मतलब राज्य सचिव का एक पद बना दिया इन्होंने, और जो सचिव होगा ना वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा, तो ब्रिटिश संसद के प्रति जो है जिम्मेदार होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होगा। कुल मिलाकर ये मान लो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शासन कौन चला रहा था, ब्रिटिश संसद चला रही थी। मोहरे यहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे, इतनी बात समझना है आपको। ठीक है, इस एक्ट की अगली विशेषताएं क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब जो भारत सचिव था, भारत सचिव, इसकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय, है ना, सदस्यीय, है ना, 15 सदस्यीय क्या बनाया गया था, परिषद बनाई गई थी। मतलब 15 लोगों की आके बनाया गया था, 15 लोगों की एक टीम बनाई गई थी जो क्या करेंगे, भारत सचिव की मदद करेंगे। और इसका अध्यक्ष कौन होता था, तो अध्यक्ष, इस परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत सचिव को ही बनाया गया था। सीधी सीधी बात भाई, जब इसी की हेल्प करने के लिए बने हैं ये पूरे 15 सदस्य बनाए गए हैं तो मदद तो उसी की करेंगे ना। 1858 के कानून का जो प्रमुख उद्देश्य था ना, वो प्रशासनिक मशीनरी को सुधारना था। मतलब इसका और टारगेट क्या था, जो प्रशासनिक मशीनरी है ना उल्टा सीधा जो चल रही थी, इसको क्या करना है, सुधारना है। ठीक है, इस उद्देश्य से भी आपका जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो ये बातें भैया आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक बात हाँ और, बंदे की अगर मेहनत पसंद आए ना तो भाई लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपने विचारों को जरूर शेयर कीजिए। भाई क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बताओगे तब तो पता चलेगा ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि भारत में अब लंबे समय तक शासन अगर चलाना है, वैसे तो लंबे समय तक हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। मतलब अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि अगर भारत में लंबे समय तक टिकना है, मतलब लंबी पारी भारत में अगर हमें खेलनी है, तो भारतीयों का सहयोग तो चाहिए चाहिए, भारतीयों का सहयोग चाहिए। अगर भारतीयों का सहयोग नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो है सत्ता हिल जाएगी। अब सत्ता के बेटा जिसको मिल जाती है तो वो चारों तरफ को सोचता है कि मामला इधर से न पलट जाए, उधर से न पलट जाए, वैसा ही है। तो अंग्रेजों को लगा, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था उसने कहीं ना कहीं बता दिया था, ये जरूर है कि उतना सफल नहीं रहा हो, लेकिन अगर सफल हो गया होता तो हो सकता है कि पूरे कर्मकांड इनके अंग्रेजों के पहले ही हो गए होते। 1947 में जो गए थे 57 में ही चले गए होते, लेकिन लीक हो गया, है ना। तो अंग्रेजों को लगा कि लंबे समय तक भारत में अगर भैया अपनी राज सत्ता, मतलब सत्ता का सुख भोगना है ना, आनंद लेना है,
तो भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। और इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1861 में भी एक अधिनियम लेके आए। मतलब 1861 में भी एक अधिनियम लेके आए ताकि भैया शासन हमारा सही से चल सके। 1892 में भी एक अधिनियम लेके आए ताकि लोग भरोसा कर ले कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए जीते हैं। 1909 में भी अधिनियम लेके आए कि मतलब भारतीयों हम तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमारा साथ न छोड़ना, ठीक है, तो तुम साथ छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा। तो अब ऐसा करते हैं भैया, इनके बारे में सबके जान लेते हैं क्योंकि जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 1861 के भारत परिषद अधिनियम पर बात कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो 1858 वाले ताज को हम समाप्त करते हैं और सीधे चलते हैं 58 से 61 में, ठीक। तो 1861 का कौन सा आता है, भारत परिषद अधिनियम, ये आया भाई। ये क्या कहता है, इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो थी ना, उसमें भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। मतलब भारतीयों की शुरुआत हो गई, भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हो गई, क्योंकि जानते थे कि कानून बनाना है, अब इनके खिलाफ बनाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, तो इनको शामिल कर लेते हैं। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए मनोनीत भी किया था। किसने किया था ये काम, तो बेटा ये काम किया था लॉर्ड कैनिंग ने। मतलब क्योंकि 1861 वाला क्या था, भारत परिषद अधिनियम, और 1861 के बाद 1862 का दौर आता है, और 62 में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, जो परिषद थी ना, विधान परिषद थी ना, जो एक विधान परिषद बना रखी थी उन्होंने, इसके लिए क्या किया, 3 लोगों को मनोनीत किया। 3 लोगों को क्या किया बेटा, मनोनीत किया। मनोनीत वाला सिस्टम तो अब भी है ना, राज्यसभा में किया जाता है ना, लोकसभा में किया जाता है ना, वही। तो ये बेटा मनोनीत वाला सिस्टम। तो 3 लोगों को मनोनीत किया। वो कौन व्यक्ति थे, एक तो बनारस के राजा, बनारस के राजा को किया, नंबर 1 हो गया। पटियाला के महाराजा को कर लिया, ठीक है, पटियाला का महाराजा, ठीक है, 2। तीसरा था सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव, नंबर 3। इन 3 व्यक्तियों को मनोनीत किया, काहे के लिए, विधान परिषद के सदस्य के रूप में। किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा काम किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस अधिनियम में और क्या किया गया, तो बेटा ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है ना, इसमें जो बंगाल और मुंबई की जो रेजिडेंसी थी उसको विधायी शक्तियां फिर से दे दी, क्योंकि जान गए थे कि क्षेत्रीय लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई शक्ति ही नहीं देंगे तो बवाल फिर मचा देंगे। तो क्या हुआ, बंगाल और मुंबई को जो शक्तियां छीन चुकी थी ना, वो अधिकार मिल गए। मतलब बंगाल को कहाँ मिले, किसको मिले, बंगाल और मुंबई को, अच्छा मिले, ठीक है, ठीक है, ओके, बिल्कुल बंगाल को मिले थे। हाँ, तो बंगाल को और मुंबई को विधायी शक्ति के अधिकार मिल गए, ठीक है, विधायी शक्ति के अधिकार मिल गए कि भैया तुम भी कुछ थोड़े बहुत नियम कानून बना लो, नहीं बिल्कुल बुरा मान जाओगे, मामला बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम ने क्या किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, उसे फिर से उल्टा करके रख दिया, फिर एक तरीके से विकेंद्रीकरण का काम शुरू कर दिया। क्योंकि सोच के देखो, अब इनको नियम कानून बनाने का अधिकार अगर बंगाल के और मुंबई के लोगों को दे दिया जाएगा, तो ये बाद में क्या करेंगे, ये अलग राज्य की मांग कर देंगे, अलग देश की मांग कर देंगे, फिर क्या होगा, बंटवारा की स्थिति फिर हो जाएगी। पहले बांधने का काम किया गया था, अब वही छोड़ने वाला काम हो गया। तो कहने का मतलब है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से फिर हमें देखने को मिलती है। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, लोगों को जोड़ने का काम किया था, और ये क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। चलो, इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, तो सबसे पहले तो थोड़ी जगह बनाई गई, मतलब बोर्ड में जगह बनाने की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी जगह बन गई। अब बात करते हैं, तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। मतलब बंगाल में हो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो, ठीक है, या फिर आपका जो है पंजाब हो, यहाँ पर विधान परिषदों का गठन हुआ। तो विधान परिषदों का गठन की शुरुआत हो गई, ठीक है, विधान
परिषद का गठन किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? गठन, ठा से ठठेरा, गठन किया गया। कहाँ पे किया गया? एक तो बंगाल में किया गया, बंगाल में। दूसरा बेटा कहाँ किया गया? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया गया, ठीक है। तीसरा कहाँ किया गया बेटा? पंजाब में किया गया। तो यहाँ पर जो है 3 जगहों पे विधान परिषद का गठन किया गया। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये बात समझ में आ गई। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? जो वायसराय था ना, उसको परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां दी गई। कुल मिलाकर कहने का है कि जो वायसराय महोदय थे ना, इनकी शक्तियां बढ़ा दी गई, ठीक है। शक्तियों को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और भाई तुम बना लो, नियम कानून बना लो, आदेश वगैरह बनो लो, ठीक है। ये थोड़ी शक्तियों को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय महोदय थे ना, इनके आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और वर्तमान में जानते हो ना, अध्यादेश जारी हो जाता है और 6 महीने के लिए मान्य होता है। उस समय भी 6 महीने के लिए मान्य होता था। कहने का मतलब है कि वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने तक ही रहेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी शक्ति मिल गई, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। अब हम बात करते हैं 1892 के अधिनियम की, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं थी भैया, तो अध्यादेश की शक्ति मिल गई, 6 महीने तक मान्य रहेगा, ये मामला यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्योंकि भारतीयों को शामिल करने का मसला है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 1892 वाले में, ठीक है। 1892 के अधिनियम पर बात करेंगे, ठीक है। 1892 के अधिनियम की विशेषताओं पर बात करेंगे। अधिनियम 1892 का है का अधिनियम, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे विशेषताओं पर। विशेषताएं, क्या बात है, देखो षटकोण कितना बढ़िया बना, ये वाला, ठीक। विशेषताएं क्या क्या है भाई? 1892 वाले अधिनियम में ये भाई प्रावधान किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, और लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। कहने का मतलब है केंद्रीय हो या फिर आपके जो है, लिख देता हूं यहां पर, केंद्रीय हो या फिर आपके जो क्षेत्रीय हो, यहां पर जो परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है, यहां पर जो सदस्य हैं इनकी संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन सरकारी वाले जो है ज्यादा रहेंगे, और जो लोकल के लेके आओगे ना, मतलब जो सदस्य गैर सरकारी वाले लाओगे ना, कहने का मतलब है गैर सरकारी जो लोग काम करेंगे उनकी संख्या कम रहनी चाहिए। ये जो है इस अधिनियम में बताया गया। क्योंकि बढ़ जाएंगे ज्यादा तो बोलबाला इनका हो जाएगा, तो इनको दबा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अंग्रेजों की जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो भैया सब कोई सोच के चलेगा, ये भी सोच के चल रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के जो कार्य थे उनमें वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के पहले कुछ कार्य सीमित हुआ करते थे, तो मतलब विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हो गई, ठीक है। विधान परिषद के कार्य में क्या की गई? वृद्धि कर दी गई, कार्य बढ़ा दिए गए। भाई अब तो आओ जिम्मेदारी संभालो, और उन्हें बजट पर बहस करना और कार्यपालिका पे प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी अधिकार दे दिया। मतलब बजट पे बहस करने का अधिकार भी दे दिया, ठीक है। बजट, ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिल गया किसको? विधान परिषद को। ये भाई इसमें एक्ट में काम हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं, इसकी विशेषताएं जो मुख्य थी वो आप समझ लिए। अब हम आगे बात करते हैं 1909 का जो आपका अधिनियम था ना, उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। तो उसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। बंदे की मेहनत समझ में आ रही हो ना, तो ईमानदारी से लाइक करके जाना, बहुत मेहनत पड़ती है, आप खुद ही देख रहे हो, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करेंगे 1909 का अधिनियम, ठीक है। इसकी विशेषताओं पर बात कर लेंगे। तो बेटा इस अधिनियम को ना मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। बहुत पूछा जाता है, इसे क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इस एक्ट का राइटिंग की तो जल्दी में ये लो, मार्ले मिंटो सुधार भी इसे बोला जाता है। अब ऐसा बोलने का कारण क्या है भाई? अधिनियम तो 1909 का है, बोल रहे हो मार्ले मिंटो सुधार, क्यों? उसका कारण था, मार्ले कौन था? तो मार्ले जो था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे उस समय। तो मार्ले उठा लिया। मिंटो कौन था भैया? तो मिंटो जो है वायसराय था उस समय,
मिंटो कौन था? भारत में वायसराय के पद पर था, तो इसलिए दोनों को नाम उठा लिया यहाँ पे। मार्ले क्या था कि राज्य सचिव थे, और ये भैया ये थे, दोनों मिला के भी इस अधिनियम का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय यही दोनों थे। सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनका आकार बढ़ा दिया गया। मतलब केंद्रीय और जो क्षेत्रीय थी, ठीक है, केंद्रीय वाली थी और जो क्षेत्रीय वाली थी मतलब प्रांतीय वाली थी, ठीक है, प्रांतीय विधान परिषदों का जो क्षेत्र है आकार जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। आकार बढ़ाया गया मतलब लोगों को संख्या को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी 16 से बढ़ा के 60 कर दिया। मतलब इसमें जो सदस्य 16 थे ना, इनको बढ़ा के 60 कर दिया। ठीक ठाक बढ़ोतरी करी, और बढ़ाना पड़ेगा भी भाई, बहुत सारे लोगों को नियंत्रित करना है तो लोगों की संख्या को बढ़ाना भी तो पड़ेगा भाई। तो बढ़ा दिया इन्होंने, ये काम तो इन्होंने कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, पहली बार भारत का जो कोई वायसराय है और जो गवर्नर की कार्य परिषद है उसको एसोसिएशन बनाने का जो है क्या किया गया, प्रावधान कर दिया गया। कहने का मतलब है कि पहली बार क्या होता है कि भारत को, अर्थात जो भारतीय लोग थे वो क्या करेंगे, वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बना लेंगे और उसके अनुसार काम करने का काम जो है करेंगे। ठीक है, मतलब मिलजुल करके कहीं ना कहीं काम करने का काम करेंगे। तो एसोसिएशन वाला काम शुरू हो गया। ठीक है, एसोसिएशन वाला काम जो है यहां से शुरू हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, तो ये कार्यकारी परिषद के जो है प्रथम विधि सदस्य बनाए जाते हैं। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधि सदस्य कौन बनाए गए, प्रथम विधि सदस्य ये आपके बने थे सत्येंद्र, अपना भी नाम है ना सत्येंद्र, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, प्रसाद सिन्हा थे। ओके, प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ये थे, इन्हें पहला विधि सदस्य बनाया गया था, कार्यकारिणी परिषद का बनाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। मतलब सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की कहानी शुरू हो गई। कहने का मतलब है कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव कौन करेगा, मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं विखंडन की बातें शुरू हो गई हैं। अरे चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, सब लोग मिलकर के किसी को भी वोट करें, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या रख दी, सांप्रदायिकता के आधार पर बोले जो मुस्लिम सदस्य खड़े होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनको जो वोट करने जाएंगे वो मुस्लिम जनता ही होगी। तो देखो मामला उल्टा होने लगा कि नहीं। मतलब कहने का है कि सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं वैधानिकता प्रदान करने का काम यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। मतलब सांप्रदायिकता की कर दी शुरुआत। तो ये जो आपके मिंटो भैया है ना, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, जनक कहलाते हैं। कौन, मिंटो भैया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर भारत शासन अधिनियम 1919 की, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 पर भी बात करेंगे। ये तो 1909 वाला था, क्या क्या विशेषताएं थी, मार्ले मिंटो सुधार हो गया। अब हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, मतलब 1919 वाले का। भारत शासन अधिनियम 1919 मतलब 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का ना, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इस पर हम बात करेंगे। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेटा क्या होता है देखो, ओके 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 20 अगस्त 1917 को, 19 चल रहा है,
अभी यहाँ पहुंचे नहीं, थोड़ा ग्राउंड समझो। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कर डाली कि भारत में अगर क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार हम बनाना चाहते हैं, मतलब भारत में हम एक अच्छी खासी सरकार बनाना चाहते हैं, और इसी क्रम में 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। लागू कब होता है? तो 1921 में लागू होता है। लागू कब होता है? तो लागू भी पूछा जा सकता है। 1921 में लागू होता है। लाया जाता है 1919 में, लेकिन लागू होता है 1921 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। हमने आपको पहले ही ये बातें बता दी। ठीक, चलो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी बेटा? विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। विशेषताएं, ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं फर्स्ट नंबर में देखो क्या है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची जो थी ना, उसको पहचान की गई। मतलब केंद्रीय विषय में कौन कौन रखे जाएं, प्रांतीय विषय में कौन रखे जाएं, उनकी सूची बना लो, ये पहचान की गई। और उन्हें पृथक कर राज्य और केंद्रीय नियंत्रण को जो भी मतलब दिया जाए, बांट बांट के दे दिया। ये भैया केंद्रीय सूची है, ये भैया राज्य सूची। आप जानते हो ना, वर्तमान में आपके संविधान में 3 सूचियां दी गई है ना, जिसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। इसमें मिल बांट के बनाएंगे, ये हम अकेले बनाएंगे, ये भैया तुम बनाओगे, इस तरीके से था ना। तो वो काम यहाँ पर जो है किया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद और क्या किया गया? तो इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय विषयों को था उसे हस्तांतरित और आरक्षित भागों में बांट करके अधिकारों का बंटवारा भी कर दिया गया कि लो भैया तुम ही करो। कहने का मतलब है जो हस्तांतरित विषय थे ना बच्चा, उसमें किसका शासन होता था? गवर्नर शासन चलाता था। ठीक है, और इस कार्य में मंत्रियों की सहायता भी लेता था। कहने का मतलब है कि जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय, इस पर क्या था? जो भी काम करना था, ठीक है, शासन चलाना था, मतलब इसमें जो भी शासन चलाना था, कौन चलाता था बेटा? गवर्नर चलाता था। किसकी मदद से चलाता था? तो मंत्रियों की मदद से जो है चलाने का काम करता था शासन। कौन? गवर्नर। ओके। और आरक्षित विषय जो थे, इस पर गवर्नर शासन चलाता था, लेकिन कार्य परिषद की सहायता से चलाता था। मतलब कहने का है कि जो बेटा हस्तांतरित विषय थे, इसके अंदर जो विषय रखे गए थे, उसका शासन प्रशासन चलाने का काम गवर्नर करता था, लेकिन हेल्प किसकी लेता था? मंत्री की लेता था। लेकिन अगर आरक्षित विषय में जो रखे गए थे, ठीक है, आरक्षित सूची में जो विषय रखे गए थे ना, यहां पे अगर गवर्नर को क्या करना है? शासन चलाना है, तो किसकी मदद लेगा? बताओ, किसकी हेल्प लेगा? तो वो बेटा हेल्प किसकी लेगा? कार्यपालिका परिषद की। कार्यपालिका परिषद की मदद लेगा और उसके बाद शासन को चलाने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ गई कि शासन को 2 तरीके से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हस्तांतरित विषय को ही गवर्नर इस तरीके से शासन चला रहा है, मंत्रियों की सहायता से। यहाँ पे क्या चला रहा है? कार्यपालिका की मदद से। तो कहीं ना कहीं द्वैत शासन व्यवस्था का काम कर रहा है। तो यही जो प्रक्रिया है ना कहीं द्वैत शासन व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे तरीके से शासन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अधिनियम ने क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर जो सिख लोग थे, या फिर जो भारतीय लोग थे, ईसाई लोग थे, और जो भी यूरोपियन वगैरह थे, उनके लिए प्रथम निर्वाचन सिद्धांत का जो है विस्तार ही किया है। मतलब रोका नहीं है, इसने भी काम कबाड़े वाला किया है। जो 1909 वाला आके कर गया था ना, सांप्रदायिक वाला, ये भी काम उसी को बढ़ाने में रहा। उसने तो मुस्लिम के लिए ही बनाया, और इसने क्या किया कि सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, आंग्ल भारतीय यूरोपीय सबके लिए अलग अलग निर्वाचन पद्धति बनाया। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जो विस्तार था ना, इसमें भी खूब ठीक ठाक काम किया 1919 के भारत शासन अधिनियम ने। ठीक है, ये बात भी समझ लो। इस अधिनियम के अंतर्गत एक काम जरूर बढ़िया हुआ है कि लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये बहुत पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन का हुआ, क्या हुआ बेटा? गठन हुआ। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसके अंतर्गत। कब किया गया? 1926 में किया गया। ठीक है, 1926 में। 1926 में क्या, एक तरीके से मानोगे ना, 1919 वाले में लोक सेवा आयोग का गठन कर लिया गया था, लेकिन जो भर्ती शुरू हुई थी ना, वो 1926 से शुरू हुई थी। अब मामला ठीक है, मतलब गठन तो हो गया लोक सेवा आयोग का, लेकिन इसके अंतर्गत जो भर्ती है ना सिविल सेवकों की, वो बेटा 1926 से शुरू हुई। ये मामला ठीक ठाक जाएगा।
ठीक है। और आगे चल करके क्या होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी होता है। ठीक है, मतलब लोक सेवा आयोग, फिर आगे चल करके केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी जो है गठन देखने को मिलता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब जो केंद्र का बजट था ना, वो राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब ये एक और काम कर दिया, केंद्र का बजट अलग अलग, राज्य का बजट अलग, दोनों का अलग अलग कर दिया गया। किस एक्ट द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और बोल दिया गया भैया राज्य की जो विधानसभाएं हैं ना, अपना अपना बजट बना लो। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे हो साइमन आयोग के बारे में नाम सुना होगा, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो बेटा आप जानते हो कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 को, मतलब निर्धारित समय से पहले 2 साल पहले, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया था, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों की एक टीम का जो है घोषणा करी थी। पता है ना आपको? नहीं जानते हो? साइमन आयोग के बारे में नहीं जानते हो? तो चलो जन्मा ही देता हूं, नहीं जानते हो। मैंने कहा थोड़ी सी चर्चा कर लूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि और आगे जाएंगे तो थोड़ा समझना जरूरी है। साइमन आयोग, ठीक है, साइमन आयोग। वैसे तो इसे 1929 में आना था, लेकिन ये क्या हुआ, 1927 में ही आ गया। और इसमें क्या किया कि जो है नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया। और ज्यादा ये जो सदस्य थे ना, सबसे बड़ी बात थी, सब के सब क्या थे, ब्रिटिश ही थे। इस कारण सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया और ये आयोग जो है विचार तक ही सीमित रह गया और वास्तव में देखा जाए तो जमीनी स्तर पर काम कर नहीं पाया। हाँ, एक काम जरूर किया गया, इस आयोग के अंतर्गत 3 गोल मेज संयोजन जरूर करवाए, संयोजन नहीं मतलब क्या कराए गए, संगठन करवाए गए, आयोजन करवाए गए, मतलब 3 गोल मेज सम्मेलन कह सकते हो। ठीक है, सम्मेलन करवाए गए इसी साइमन आयोग के अंतर्गत। भाई क्या हुआ ना, सब के सब सदस्य जो थे, सारे के सारे सदस्य इसके जो है सब ब्रिटिश ही थे। सारे सदस्य तुम ब्रिटिश ही भरे हो, भारत के कोई लोग ही नहीं है, कौन मान लेगा भाई, विरोध तो करेंगे। तो इसका विरोध हुआ, जबरदस्त तरीके से हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया, 3 सम्मेलन करवाए, 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए, बैठ के आपस में बातें करवाई। और इसके बाद क्या हुआ, एक श्वेत पत्र भी तैयार किया और इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रख भी दिया गया। और बाद में इस समिति की सिफारिश से जो है भारत परिषद अधिनियम 1935 जब बनाया गया था, तो उसमें जो बहुत सारी बातें साइमन आयोग के अंतर्गत आए और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, वहां पे बैठ के बात की गई अंग्रेजों ने और भारतीयों ने। उसके बाद जो ये बहुत सारी बातें हुई निर्णायक, उन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। तो अब हम सीधे सीधे बढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके बाद जो है मामला हमारी स्वतंत्रता तक पहुंच जाएगा। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 पर बात करेंगे। 1935 पर बात करेंगे। ठीक है, मामला यहां तक चला गया है। अब देखो इस अधिनियम में क्या किया गया बेटा, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर होता है। मतलब पूर्ण उत्तरदायी सरकार है ना, बनाने में क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, मील का पत्थर साबित हुआ है। और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी। इसमें कितनी थी, 321 धाराएं थी, साथ ही साथ 10 अनुसूचियां भी थी इस अधिनियम में। किसमें, 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम है। ये बात भी भैया यहाँ पे जान लो, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, मिस न करना। ठीक है, अब विशेषताओं को जान लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। मतलब 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थी, लेकिन विशेषताएं क्या रही उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, विशेषताएं नंबर 1, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, जो अखिल भारतीय संघ है ना, उसकी स्थापना कर दी गई। मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कहने का मतलब है संघ की स्थापना हो गई भाई।
इसमें क्या किया गया, राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अखिल भारतीय संघ में ऐसा बोला गया कि राज्य जो हैं और जो रियासतें हैं देसी वाली, जहां पे राजा वगैरह शासन चला रहे हैं, ठीक है, ये एक इकाई की तरह हैं, इसकी इकाई के रूप में काम करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां तैयार की गई, जो कि वर्तमान में आप देख रहे हो 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूची तैयार की गई। और ये 3 सूची कौन कौन सी हैं? एक आपकी कौन सी है, संघ वाली है, एक संघ सूची हो गई, दूसरी वाली राज्य सूची हो गई, कौन सी हो गई, राज्य सूची हो गई, और तीसरी वाली हो गई समवर्ती सूची। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएंगे, समवर्ती सूची में मिल बांट के दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। और मैंने जो आपकी अनुसूचियां है ना, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया डिटेल किया है, आप देख सकते हैं जाकर के, सारी बातें क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो, इस आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब आपके मन में हो सकता है एक प्रश्न भी हो कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, तो बेटा उसमें संघ सूची में ना 59 विषय को रखा गया था, जो 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम था। लेकिन राज्य सूची में बात करोगे तो यहाँ पर 54 विषय रखे गए थे। लेकिन अगर मन में प्रश्न है कि भैया समवर्ती भी बता दो, तो बेटा इसमें 36 विषय रखे गए थे, ये भी समझ लो, ठीक है। इतने विषय जो है रखे गए थे। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था में शामिल होने से देसी रियासतों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि देसी रियासतों ने बोला, अरे जब हमारा अच्छा खासा राजा महाराजा वाला काम चल रहा है तो हम क्यों कहीं शामिल हो। आगे देखो विशेषता क्या है दूसरे नंबर की, ये तो पहले नंबर की थी कि इसमें ये किया गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना, 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची में ये इतने विषय रखे गए, राज्य सूची में इतने विषय, समवर्ती सूची में इतने विषय रखे गए। लेकिन बेटा संघीय व्यवस्था ही जो बनाई गई थी 1935 वाली, वो काम में आई नहीं। कारण है देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, बोले हम शामिल नहीं होंगे, तो मामला बिगड़ गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को फिर से समाप्त किया गया। देखो, पहले समाप्त हुई, लागू हुई, फिर समाप्त हुई, अब फिर समाप्त हो गई, ठीक है। तो फिर से समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का जो है शुभारंभ हो गया। मतलब इस एक्ट में क्या हुआ, प्रांतीय स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, स्वायत्तता की बात की गई कि भैया तुम स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से चलाओ। ये कहीं ना कहीं यहाँ जो है दिमाग में लोगों के बो दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा और क्या हुआ, 11 राज्यों में से 6 राज्य, बंगाल, मुंबई, मद्रास भी है, और बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। तो ये थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा लिख करके, क्योंकि मैं मौखिक में तो बोल दिया, लेकिन आप जो है इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो उसे मैं शामिल कर लेता हूँ, विषय नोट कर लेना, पूछे जा सकते हैं। अगली विशेषता क्या है, जो भी है आप अपने नंबर से डालो, मैं नंबर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कौन सा नंबर चल रहा है, मेन चीज़ है समझाना जरूरी है, ठीक है। नंबर जो होगा वो तो चलता रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ, 11 राज्यों में से, उस समय 11 राज्य थे, तो 11 राज्यों में से जो 6 राज्य थे, ठीक है, वो 6 राज्य कौन कौन से थे, तो बेटा आपका बंगाल था, मुंबई था, मद्रास था। लिख देता हूं भाई, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है। बाकी के जो 3 थे वो बिहार भी था, असम भी था, और संयुक्त प्रांत भी था। कौन था, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, असम हो गया। यहां पर ये जो 6 राज्य थे, मतलब 11 में से ये जो 6 राज्य थे, इनमें क्या किया गया, इनमें बच्चों द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। मतलब यहाँ पे क्या किया, विधानसभा भी बनाया, विधानसभा और विधान परिषद दोनों बनाने का काम कर दिया इन जो है 6 राज्यों में, ठीक। ये बात भी भैया समझ में आ गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मताधिकार का विस्तार किया गया, मताधिकार को बढ़ाने का काम किया गया, और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब मताधिकार को बढ़ाया गया, ठीक है, मताधिकार का विस्तार जो है इस अधिनियम के द्वारा किया गया, और लगभग 10% लोगों तक जो है मताधिकार पहुंचाने का प्रयास किया गया इस एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा, किसके, 1935 के अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बहुत बड़ा काम भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। बैंक की स्थापना कब की गई, बहुत पूछा जाता है, ध्यान करना। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई थी। किसकी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की।
किस लिए की गई? तो बेटा 1935 का जो अधिनियम था ना, 47 में आज़ाद हो गए, कहीं ना कहीं करीब पहुंच रहे थे, तो देश की मुद्रा और भैया साख को भी तो बचाना है, नियंत्रित करना है, तो उसके लिए क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखने को मिली। इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही साथ में जो है, जो राज्य थे ना, वहां पर भी सेवा आयोग की स्थापना देखने को मिलेगी। मतलब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, साथ ही साथ जो प्रांतीय थे या जो राज्य थे, वहां पर भी जो है आयोग की स्थापना की गई। तो ये बातें यहाँ पर समझ लो। अब भारत शासन अधिनियम 1947 वाला आ गया है और हम फटाक से भी स्वतंत्र होने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और उसके बाद मैं आपको भी स्वतंत्र कर देता हूँ, ठीक है, इस टॉपिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब है? 1947। इस पर बात कर लेते हैं। बेटा आप जानते हो ना, 20 फरवरी 1947 की घटना है। 20 फरवरी 1947 की घटना है। क्या घटना है? कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली पटना पहुंच गए। वो वैसे बोल रहा हूं, ठीक है, घटना पटना मिला रहा था। एक्चुअली क्या है कि 20 फरवरी 1947 को होता क्या है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते हैं, वो घोषणा कर देते हैं कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को हम समाप्त कर देंगे। क्या बताते हैं? उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और ये घोषणा करते हैं कि आगे आने वाली जो 30 जून की तारीख है ना, 30 जून है ना, 30 जून 1947, ये ब्रिटिश शासन के जो है भारत में आखिरी दिन होगा। ब्रिटिश शासन हम समाप्त कर देंगे। मतलब इस तारीख को हम क्या करेंगे? ब्रिटिश शासन को जो है, यहाँ से कटाओ, हाँ ऐसे, ब्रिटिश शासन को क्या करेंगे बच्चों? समाप्त कर देंगे। ऐसा कहा गया क्लीमेंट एटली के द्वारा। कब बोला गया? 20 फरवरी 1947 को बोले इस दिन हम कहानी सब खत्म कर देंगे। तो शासन का उत्तरदायित्व अब किसे दिया जाएगा? तो भैया भारतीयों को सौंप देंगे, ऐसा भी इन्होंने बोला। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? आंदोलन कर दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, आप पूरी सत्ता दे के भारतीयों को चले जाओगे, और हमारे दिमाग में चल रहा है कि एक अलग देश बनाया जाए, मतलब पाकिस्तान बनाया जाए। तो इस वजह से क्या होता है, भारत विभाजन की बात सामने आ गई। अब भारत विभाजन की बात सामने आ गई, और भारत विभाजन की जो बात आ गई ना, मामला यही से सब उल्टा हो गया। समझ रहे हो? इसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश कर दी। 3 जून 1947। इसके बाद क्या हुआ? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की बात हो गई। ठीक है, भारत विभाजन की घोषणा कर दी किसने? तो ये कर दी बेटा लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि अब भारत का विभाजन 2 प्रांतों में कर दिया जाएगा, 2 देशों में कर दिया जाएगा। किसमें? एक भारत में और एक जो है पाकिस्तान में। और मुस्लिम लीग ने फटाफट इसको स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि वो पहले भूखे बैठे थे बंटवारा हो जाए, और अंग्रेज भी कहीं ना कहीं जो है चाहते थे बंटवारा हो जाए, क्योंकि बट जाएगा तो फिर बड़ी समस्याएं होती है विकास करने में, और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पीछे से चलता रहेगा। और सही भी था, उन्होंने ये किया भी। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी बेटा? इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ में विशेषताएं क्या है? भारत कैसा बन गया? संप्रभु राष्ट्र बन गया। ठीक है, भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया, स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947। और इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान को भी जो है, जानते हो, पाकिस्तान भी एक देश बना दिया गया। मतलब विभाजन भारत का हो गया, 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में। कहने का मतलब ये है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो वायसराय का पद था ना, उसको बेटा समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद का जो है सृजन किया जाता है। मतलब जो वायसराय का पद था ना, समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल का पद फिर से क्या किया गया? सृजित किया गया। मतलब फिर से बनाया गया, जो कि पहले बदल बदल के बनाए थे ना। पहले गवर्नर जनरल को यहाँ ले गए, अब फिर ये हटा ही दिया इसको, अब इस पद को जो है सृजित कर दिया गया। ठीक है, और एक बात बोली गई
कि दोनों डोमिनियन राज्यों के जो संविधान सभाओं हैं, ठीक है, उनको यह शक्ति दी जाती है कि जब तक दोनों देश जो हैं उनके संविधान का निर्माण न हो जाए तब तक जो संविधान सभा के जो नियम कानून है ना उनके अनुसार इस शासन को चलाते रहिएगा, और जब आपका संविधान लागू हो जाए फिर आप अपने हिसाब से जो है अपने नियम कानून को बनाइएगा। तो इस तरीके से इस अधिनियम के द्वारा 1947 मतलब 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता जो है समाप्त हो जाती है। भारतीय रियासतों पर, क्योंकि पूरे भारत के क्षेत्र पर ही उन्होंने अपना अधिकार समाप्त कर लिया। तो इस तरीके से जो है समाप्त हो गया मामला। और चाहे आदिवासी क्षेत्र हो या फिर राजा महाराजाओं वाला क्षेत्र हो, अब वहां पर ब्रिटिश हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये भी इस अधिनियम की विशेषता रही है। इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया, तो बेटा जो भारतीय रियासतें थी ना इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, मतलब भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दे दी। बस यही तो मामला गड़बड़ कर दिया। भारतीय रियासत, ठीक है, भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दे दी। क्या स्वतंत्रता दे दी कि बेटा तुम्हें मन है तो भारत में मिलो, नहीं मन है पाकिस्तान में मिलो, नहीं मिला स्वतंत्र रहो, तीनों स्थितियां दे दी। मामला यहाँ से भी बिगड़ गया, क्योंकि कुछ रियासतें थी, उन्होंने सोचा जब हम अपना अच्छा खासा शासन चला रहे हैं तो हम क्यों कहीं शामिल हो। फिर उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से डरा करके फिर जो मिला लिया गया भारत में, ठीक है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय गवर्नर जनरल थे उन्हें जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी बना दिया जाता है। और इस एक्ट में क्या होता है, जो शाही उपाधियां मिलती थी ना, राजा महाराजाओं वाले जो उपाधियां मिला करती थी, भारत का सम्राट शब्द वगैरह जो ये थे, ये सब के सब पूरे खत्म कर दिए गए। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आती हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो भारत की कहानी है, तो भारत की जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते बच्चों, तो वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये कमेंट करके आप हमें बताओगे कौन बनते हैं। इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवा दी जाती है और इस तरीके से जो है भारत पे शासन प्रक्रिया की शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। पर संविधान का निर्माण भैया होता रहता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। उसके बाद सतत आज हम खड़े हैं, आप खड़े हो, आगे इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस तरीके से किस तरीके से आपके संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, बहुत सारे साक्ष्य के माध्यम से, बहुत सारे जो है एक्ट के माध्यम से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बंदे की मेहनत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।